Hello students, welcome again to Quantifiers. So this is the third lecture on linear equations, right? और आज के क्लास के अंदर हम लोग एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहां पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार एग्जामिनर कैट के अंदर आपको क्वेश्चंस इस तरह के देता है जहां पे आपको एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखी है दो वेरिएबल्स में और कुछ कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है और आपसे उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए या तीन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे सिर्फ एक सिंगल, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है दो वेरिएबल्स के अंदर और उसको कुछ उसके ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर कुछ कंडीशंस या कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी गई हैं सो दैट कि मुझे फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले वहां पे। तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इस लेक्चर में मेनली हम वही काम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वहां से हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है मेरे पास। मुझे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, अब मैंने एक ही इक्वेशन दे रखी है आपको, राइट। इसके अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होंगे ना देयर वुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि इस फॉर्म में जब भी मुझे इक्वेशन मिलती है एक्स वाई की फॉर्म में वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे पास होती है। सो इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ सिंगल स्ट्रेट लाइन और सिंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं इसी तरीके से छोड़ दूं मैं इसके ऊपर भी इनफाइनाइट, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरे पास मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो होता ये है कि इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की इक्वेशन देके उस पे वेरिएबल्स के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जहां पे वेरिएबल्स पे कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो घबराना नहीं है, वो अच्छी बात है। कंडीशंस एग्जामिनर क्यों लगा रहा है? सिर्फ इसलिए कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन रहे हैं वो फाइनाइट बन जाए। ठीक है, आपको फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे एक्स और वाई पे कुछ कंडीशंस लगा देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 है और साथ ही साथ मैं बोल देता हूँ जो x और y है दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये मैंने अगर लिख दिया ना x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है। अब इसके बाद होगा क्या, मेरे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे दे विल बी फाइनाइट, वो इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के बनेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ वही सॉल्यूशन लेने हैं जहां पे x और y मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स हैं। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक चीज नोटिस करना है आपको कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पे हैं दे शुड बी को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब है उनका HCF 1 होना चाहिए। 3x प्लस 4y है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y 4 है, 3 एंड 4 आर को प्राइम, उनका HCF 1 है मेरे पास। ठीक है, ये होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है हमारे पास। अगर ये को प्राइम नहीं है, इनका कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर इनका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसे होता 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 60 होता, तो मुझे पता है कि x और y के जो कोफिशिएंट 6 और 8 है ये को प्राइम नहीं है, तो इनका कॉमन फैक्टर 2 अभी आ रहा है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता थ्रू आउट। तो ये हो जाता मेरे पास 2x प्लस, सॉरी 2 से डिवाइड कर रहे हो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 30 बन गया होता मेरे पास। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। पहली कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y शुड बी को प्राइम, नहीं है तो बनाओ। ठीक है, और 2 से डिवाइड करके एग्जामिनर कभी आपको इस तरफ ऐसा नंबर नहीं देगा। कई बार दिमाग में ये भी आता है सर यहाँ तो 60 ले लिया आपने, ठीक है ना, 60 ले लिया, व्हाट इफ यहाँ पे इवन नंबर की जगह 59 होता, फिर क्या करते? फिर बड़ी सीधी सी बात है यार, फिर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में सॉल्यूशन आते ही नहीं। सोच के देखो, 6x इवन नंबर है, 8y इवन नंबर है, दो इवन नंबर्स का सम ऑड हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, फिर तो नेचुरल नंबर्स में सॉल्यूशन आएगा नहीं, ये एग्जामिनर को भी पता है। तो वो इस तरह से अगर आपको देता है तो इस तरफ भी आपको नंबर जो देगा वो इसी तरीके से देगा कि जो कॉमन फैक्टर है उससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन तो आपकी ये है, ये आपको नोट करनी है, दैट कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y शुड बी को प्राइम, राइट। अब यहाँ पे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे 3x प्लस 4y दो नंबर्स का सम 60 हो रहा है। ठीक है, तो मुझे करना ये है, मुझे पहला सोल्यूशन यहाँ पे हमेशा हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है।
पहला सॉल्यूशन हमेशा हिट एंड ट्रायल लगा के सॉल्व करना है, वो मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो क्या कर रहा हूं मैं, अब देखो मुझे दिख रहा है यार कि 64 का मल्टीपल भी होता है, 63 का मल्टीपल भी होता है, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, लेट से मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता है 0 प्लस 4y अगर मेरा 60 बन गया तो y की वैल्यू मेरी 15 आ जाएगी। एक सॉल्यूशन, अब ये 0 कब बनेगा, व्हेन योर x इज 0। तो मैंने पहला सॉल्यूशन लिख लिया x 0 y 15, लेकिन ध्यान रखना मुझे बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये सॉल्यूशन मेरा वैलिड नहीं होगा। दिस विल नॉट बी माय वैलिड सॉल्यूशन फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स ये हैं दैट x and y should be natural numbers, they should be positive integers. Now 0 is not a positive integer, right? ये सॉल्यूशन मेरा काउंट नहीं होगा, बट इसको मैंने लिख दिया है बिकॉज ये मेरी हेल्प करेगा टू फाइंड द नेक्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस, ये उसमें मुझे हेल्प करेगा, इसलिए इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। काउंट, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ लिखा होता एक्स एंड वाई आर होल नंबर्स तो काउंट हो जाता, ठीक है जी। अब अगला सॉल्यूशन कैसे निकालना है, पहला सॉल्यूशन इसी तरीके से आप हिट एंड ट्रायल से निकालोगे, राइट। पहला सॉल्यूशन इसी तरीके से आप एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से निकालना ही पड़ेगा आपको, अब कुछ नहीं कर सकते उस पर। सेकंड में क्या करोगे आप, सेकंड अब एक चीज नोटिस करो यार यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बोला गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो दो नंबर्स का सम आपको 60 दिया हुआ है, 3x एंड 4y, इनका सम 60 दिया हुआ है। तो बेसिकली आपके पास दो नंबर्स का सम 60 है और दोनों नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये 60 कैसे बन रहा है, देखो जरा, ये बनेगा आपका 59 प्लस 1 हो सकता है, 58 प्लस 1 हो सकता 2 हो सकता है, 57 प्लस 3 हो सकता है, ठीक है, 50 प्लस 10 हो सकता है, 48 प्लस 12 हो सकता है, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो यार यहाँ पे कि अगर आप a की वैल्यू को कम कर रहे हो, 59, 58, 57, 50, 48 इस तरह से कम करते जा रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो b की वैल्यू, a की वैल्यू अगर कम हो रही है तो b की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे अगर b की वैल्यू कम करोगे, नीचे से ऊपर देखो, अगर b की वैल्यू कम करोगे तो a की वैल्यू बढ़ेगी। अब होगा ये बड़ा सीधा सा फंडा है यार कि आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका सम आपने कांस्टेंट किया हुआ है, सम फिक्स्ड है। अगर आप इस नंबर को बढ़ाते हो तो सम को कांस्टेंट रखने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, इस नंबर को बढ़ाओगे दूसरा कम करना पड़ेगा, विच मींस अगर बैलेंस करना है सम को तो अगर x बढ़ेगा तो y को कम करना पड़ेगा, अगर y बढ़ेगा x को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज यहां भी होगी, यहां भी ये चीज होगी। अगर आप x को इंक्रीज करते हो तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर आप y को इंक्रीज करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। अब ये x और y में चेंज कितना आएगा, कितना चेंज आएगा x और y में, जो x में चेंज आता है ना, चेंज इन x जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। अब y का कोफिशिएंट यहाँ पे हमने साइन नहीं वहां पे चेक करना, साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो नहीं देखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। यहाँ पे +4 है तो कोफिशिएंट ऑफ y हम 4 लेके चलेंगे, ऑल्दो +4 और 4 एक ही बात होती है, लेकिन जब माइनस आएगा साइन उसमें ध्यान रखना पड़ता है। सो चेंज इन x इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ y। इसी तरीके से चेंज इन y जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो y में जो चेंज करना है वो उतना करना है जितना x का कोफिशिएंट है, और x में उतना चेंज करना है जितना y का कोफिशिएंट है। चेंज का मतलब है आप x को इंक्रीज करना चाहते हो, x को डिक्रीज करना चाहते हो, y को इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जो भी चेंज करोगे x और y में इंक्रीज या डिक्रीज वो दूसरे के कोफिशिएंट के बराबर होगा। x में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ y, y में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x। चेक करते हैं यहाँ पे। अब यार एक चीज क्लियर है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं चाहूं तो एक्स को डिक्रीज कर सकता हूं, दिक्कत नहीं है उसमें, बट अगर एक्स को डिक्रीज करूंगा, पहली बात कितने से डिक्रीज करना है, 4 से। जब मैं 0 को 4 से डिक्रीज करूंगा मेरा रिजल्ट आएगा -4, ठीक है ना, वो नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्स मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर होता तो फिर ये चल सकता था, अभी पॉजिटिव इंटीजर है तो नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब एक्स को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, जितना वाई के कोफिशिएंट है 4 से, तो 0 है 4 से इंक्रीज किया 4 हो गया। y कम करना पड़ेगा, अगर x को बढ़ा रहे हो तो y को कम करना पड़ेगा, कितने से करना है, जितना x का कोफिशिएंट है 3,
तो 15 है, 3 से कम किया 12, ये मेरा पहला वैलिड सोल्यूशन बनेगा। तो जो ये मैंने सोल्यूशन लिखा था ना ऊपर 0 15, ये मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन ये मुझे बाकी सोल्यूशन निकालने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए इसको मैंने लिखा हुआ है। जब काउंट करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान रखना इस चीज का। एक्स को और इंक्रीज करेंगे, फिर से कितना इंक्रीज होगा, जितना वाई का कोफिशिएंट है, 4 से और इंक्रीज किया 8 हो गया। इसको कम करेंगे, वाई को कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, कम किया 9 हो गया। ये भी सोल्यूशन चेक कर लीजिए, एक्स को 8 पुट कीजिए 24 हो गया, वाई को 9 पुट करिए 36 हो गया, 36 और 24 60 बन रहा है, ठीक है ना। फिर इसको और इंक्रीज किया, ये 12 हो गया, 4 से इंक्रीज किया, इसको 3 से डिक्रीज कर दिया, इसको 4 से फिर इंक्रीज किया, इसको 3 से डिक्रीज कर दिया, चेक कर लीजिए ये भी सोल्यूशन बनेगा। इसको 4 से इंक्रीज किया, इसको 3 से डिक्रीज किया, ये भी सोल्यूशन है, ठीक है। वी पुट x इज इक्वल टू 20, 60 प्लस 0 60 हो जाएगा, ये भी बनेगा सोल्यूशन। बट क्योंकि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो किसको काउंट करेंगे, ये वाला बन गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट्स मैं ये बोलूंगा कि अगर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर वुड बी 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसके 4 सॉल्यूशंस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। एक 4 एंड 12 बनेगा, एक 8 एंड 9 बनेगा, एक 12 और 6 बनेगा, और 6 और 3 बनेगा। यही 4 सॉल्यूशन बनेंगे अगर x और y पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स हैं, इनके अलावा और सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह होल नंबर्स होता कि x एंड y आर होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में 0 काउंट होता है, तो फिर ये भी काउंट हो जाता उस केस में, और ये भी हो जाता, फिर टोटल सॉल्यूशन बन जाते 6। उस केस में आंसर होता 6, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको चलो अभी के लिए इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बोल दिया था ना, अब मैं यहां से पॉजिटिव वर्ड हटा दे रहा हूं, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। अब कितने सॉल्यूशन बनेंगे, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। अगर सिर्फ इतना बोल दूं एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, नो अगेन देयर वुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने पॉजिटिव वर्ड हटा दिया, जब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है मतलब हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उस केस में हम नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैंने बोल दिया एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, नाउ अगेन देयर वुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि अब यार ये रुकने वाला नहीं है। अब ये 20 0 हो गया, अब इंटीजर्स है, इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव आल्सो। अब इसको आप इंक्रीज कर दो, फिर 4 से इंक्रीज किया, 3 से कम किया, 4 से इंक्रीज किया, 3 से कम किया, 4 से इंक्रीज किया, 3 से कम किया। एक्स को 4 से इंक्रीज करते जाओ टिल इंफिनिटी, वाई को 3 से कम करते जाओ टिल माइनस इंफिनिटी, यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। रुकेंगे नहीं ये सॉल्यूशंस कहीं पे भी, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर देने का मतलब क्या था, दैट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, दे आर नॉट 0 और लेस देन 0, इसीलिए वहां फाइनाइट बन गए थे, ठीक है। लेकिन इस केस में देयर वुड बी अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें भी मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ बोला जाता है दैट एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, तो यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे अगेन एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूं, सच दैट जो x और y है ये दोनों ही -20 और 20 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू मैंने -20 या 20 लिखी है ना, ये अपनी तरफ से लिखी है, इट कैन बी एनी वैल्यू एनी नंबर, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब x और y क्योंकि इंटीजर्स हैं, सो पॉजिटिव साइड पे टिल इन्फिनिटी जा सकते हैं, नेगेटिव साइड पे टिल माइनस इन्फिनिटी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे रोकना पड़ेगा ना, तो मैंने इनको अपनी कन्वीनियंस के लिए रोक दिया 20 के ऊपर और -20 के ऊपर, कि 20 से बड़े नहीं हो सकते, -20 से छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता था, ये एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको, 20 की जगह 25 30 जो दिल करता है वो उसको रख सकता है। सिर्फ मैंने एग्जांपल ली है, दिस इज द एग्जांपल ओनली, बस, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है कि एक्स एंड वाई दे शुड लाई बिटवीन -20 एंड 20 ओनली। चलिए इसका मतलब अगर मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, इसके बाद अगला सोल्यूशन मैं नहीं लिख सकता, ठीक है ना, मुझे यहां फिर से रुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका अगला सोल्यूशन आएगा 24 और -3, 24 और -3, इसमें कोई दिक्कत, वाई वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वाई शुड बी ग्रेटर देन -20, वो तो चल जाएगा। दिक्कत एक्स में आ रही है, यहाँ एक्स अपनी बाउंड्री को तोड़ गया,
ठीक है ना। यहाँ क्या बोला गया था, x शुड बी लेस देन 20 और एट मैक्स इट कैन बी 20, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। तो यहाँ पे ये 24 हो गया। इस रीजन से अब ये सोल्यूशन वैलिड नहीं होगा, या इसके बाद वाले जो x आएंगे इससे बड़े x 28, 32 एक्सेट्रा जो होंगे वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं बनेगा। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये सोल्यूशन बनेगा आपको। ठीक है, ये सोल्यूशन बनेगा। अब इसमें हमने क्या किया था, अब इंटीजर्स की बात हो रही है ना, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने x को इंक्रीज किया, इसको बढ़ाया था, और y को हमने कम किया। ठीक है, अब उल्टा भी हो सकता था, यहाँ पे उल्टा भी तो हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम x को डिक्रीज करें और y को इंक्रीज करें, x को डिक्रीज कर दें और y को इंक्रीज कर दें, ये भी बन सकता है क्योंकि इंटीजर्स में बात हो रही है। तो पहला सोल्यूशन मैं फिर से यही लेके चलूंगा जो पहले कंसिडर किया था 0.15, क्योंकि ये मुझे हेल्प कर रहा है बाकी सोल्यूशन निकालने में। x कम करते हैं, कम x को फिर से हमने 4 से ही करना है, तो -4। ठीक है, -4 कर दिया, और इसको इंक्रीज करेंगे हम लोग कितने से, 3 से, तो ये 18 हो गया, -4 और 18 हो गया। ठीक है, इसको कम करेंगे -4 से, फिर से -8 हो गया, और ये 21 हो गया। अब दिक्कत क्या है कि ये काउंट नहीं हो पाएगा, रीजन बीइंग यहाँ y अपनी बाउंड्री फिर से तोड़ के चला गया, y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20, यहाँ y आपका 21 हो रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। इस केस में कितने सोल्यूशन बने आपके पास, इस केस में जब आपने x को 0.15 से स्टार्ट किया, x को बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको 20 पे रुकना पड़ा क्योंकि 20 से ऊपर जा नहीं सकते थे। ठीक है, यहाँ तो आप y को और नीचे लेके जा सकते हो बट x नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन बने आपके पास, ये काउंट करें तो 3 और 3 6 सोल्यूशन यहाँ बन रहे हैं। और इस केस में सिर्फ यही एक वैलिड सोल्यूशन आ रहा है। ध्यान देना, ये सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है। ठीक है, तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन ये वाला आ रहा है। तो टोटल कितने बन गए यहाँ मेरे पास, टोटल बन जाएंगे 7 सॉल्यूशंस। ठीक है, 7 टोटल सॉल्यूशन बनेंगे। दूसरी बार हमने फिर से 0.15 रखा, अब मैं x को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, y को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस केस में y 18 तक की जा सकता है, 21 पे आके y जो है अपने लेस देन 20 वाली बाउंड्री को तोड़ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ बनेंगे, इंटीजर्स में 7 हो जाएंगे, ये 6 + 1 7 सॉल्यूशंस यहाँ पॉसिबल होंगे मेरे पास। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं तो हमें नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है और जीरो भी नहीं लेके चलना, लेकिन अगर इंटीजर्स हैं तो फिर हम जीरो या नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट इसी में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3x + 4y की जगह इसको माइनस साइन लेके चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। और मैं कंडीशंस वही लगा रहा हूँ जो ऊपर बनी हुई है, दैट x एंड y आर इंटीजर्स, x और y दोनों ही -20 और 20 के बीच में है। ठीक है, उसी को रखते हैं, उसको चेंज नहीं कर रहा मैं कंडीशन को। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ मैं कर रहा हूं 3x - 4y, 3x - 4y इज इक्वल टू 60। अगेन पहला सोल्यूशन हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। ठीक है, उसको करने के लिए आपने लेट्स से अगेन x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया, y आपका -15 बन गया। ठीक है, y आपका -15 बन गया, x को 0 पुट किया यहाँ पे, 0 - 4y इज 60, y आपका हो गया -15। राइट, अब क्या होगा इस केस में, देखो a - b दो नंबर्स का डिफरेंस आपको 60 दे रखा है, तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है, ये 60 - 0 भी हो सकता है, ये 61 - 1 भी हो सकता है, ये 62 - 2 भी हो सकता है, ये 63 - 3 भी हो सकता है, 64 - 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अब इस केस में नोटिस करो यार एक चीज कि अगर आप a की वैल्यू को बढ़ा रहे हो 60, 61, 62, 63, अगर a इंक्रीज कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग b की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, 0 1 2 3 4। अब आपके पास दो नंबर्स का डिफरेंस 60 है, डिफरेंस आपने 60 रखा हुआ है। अगर आपने एक नंबर को इंक्रीज किया तो डिफरेंस उतना रखने के लिए दूसरे नंबर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना। आप 70 - 30 कर रहे हो, आप 70 - 30 कर रहे हो, डिफरेंस 40 आ रहा है। अगर आप 70 को 75 कर देंगे, 70 को 75 कर देंगे और इस 30 को चेंज नहीं करते हो, आप इसको अभी भी 30 रखते हो, तो आपका डिफरेंस जो है 45 का हो जाएगा, वो डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो डिफरेंस बैलेंस करने के लिए आपको इस 30 को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, अगर ए इंक्रीज करेगा तो बी भी इंक्रीज करेगा, अगर ए डिक्रीज करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग बी भी डिक्रीज करेगा।
दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। ये पिछली बार की तरह नहीं होगा, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें दोनों इंक्रीज करेंगे या दोनों डिक्रीज करेंगे। तो चेंज किसके बराबर होगा? चेंज वही है, एक्स में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ना वाई का कोफिशिएंट आपको -4 नहीं लेके चलना, उसको 4 ही मान के चलना है, ठीक है। तो एक्स में जो चेंज करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 ओनली, चाहे उसको इंक्रीज करो चाहे उसको डिक्रीज करो। अब क्या करें? दोनों को बढ़ाते हैं, दोनों को इंक्रीज करते हैं, एक्स को भी इंक्रीज करते हैं, वाई को भी इंक्रीज करते हैं। एक्स को इंक्रीज करना है 4 के साथ, तो 4 बढ़ाया, ठीक है। इसको भी इंक्रीज करना है, अब कितने से करना है? 3 से इंक्रीज करना है। 3 से इंक्रीज करेंगे, ध्यान रखना 3 से इंक्रीज करने का मतलब +3 करेंगे -12 हो जाएगा। चेक करिए यहाँ पे, आप यहाँ पुट कर दीजिए एक्स को 4, 12 हो जाएगा, वाई को पुट कर दीजिए -12, -4 इंटू -12 48 हो जाएगा, 60 बन गया आपके पास, ठीक है, पॉसिबल है। फिर x को और बढ़ाया, 8 कर दिया, इसको फिर 3 से इंक्रीज किया, -9 कर दिया, चेक करिए ये भी बनता है। 8 इंटू 3 इज 24, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, ये भी बनेगा। फिर ये 12, ये -6, 3 से बढ़ गया। फिर ये 15, सॉरी 16, 4 से इंक्रीज करना है इसको 16, और ये -3, फिर ये 20 और ये 0। जानेंगे तो इसके बाद सोल्यूशन भी आ सकते हैं, बट ये कंडीशन रोक रही है, ये कंडीशन लगाना जरूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये सोल्यूशन चलते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हमारे पास। तो इन कंडीशंस की वजह से यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, राइट। तो ये वो केस था जब हमने एक्स और वाई दोनों को इंक्रीज किया। अब दूसरा केस, अगर एक्स और वाई दोनों को डिक्रीज करें तो शुरू यहीं से करेंगे 0 और -15 से। इसको डिक्रीज किया 4 से, -4 हो गया। चेंज इसको उतने से करना है जितना वाई का कोफिशिएंट है। एक्स अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो 4 से डिक्रीज करेंगे, 0 था, 4 से डिक्रीज किया, -4 हो गया। इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा, -15 को कितने से करना है? जितना कोफिशिएंट एक्स का है। 3 से डिक्रीज करेंगे, -18 हो गया। पुट करके देख लो वहां पे, सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ पे एक्स को -4 पुट करते हो तो -4 इंटू 3 -12 हो जाएगा। -4 इंटू वाई आपका -8 है, -4 और -18, -4 और -18 आपका बन गया मल्टीप्लाई करके +72, ये भी 60 बनेगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद अगला जो सोल्यूशन आएगा वो -8, इसको और कम किया, इसको कम किया, -21। ऑल्दो ये सोल्यूशन है, बट इस रेंज को वाई क्रॉस कर गया। वाई हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू -20, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -20, बट यहाँ वाई -20 से छोटा हो गया, इसलिए ये वाला सोल्यूशन हम काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इन दिस केस, ठीक है। तो कितने, अब ये काउंट नहीं होगा, रीजन बीइंग ये ऑलरेडी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, सेम ही सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बने? 1 2 3 4 5 6 फिर से यहाँ बने, और एक यहाँ से बना। तो इस केस में भी टोटल जो बन रहे हैं मेरे पास वो 7 सॉल्यूशंस ही बन रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जब एक सिंगल लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब इसके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है, अगर यहाँ बीच में प्लस साइन आ रहा है तो एक्स इंक्रीज करेगा, वाई डिक्रीज करेगा, या एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई इंक्रीज करेगा। और अगर माइनस साइन आ रहा है बीच में तो दोनों एक्स और वाई इंक्रीज करेंगे या दोनों ही डिक्रीज करेंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई दे शुड बी को प्राइम, पहली कंडीशन। अगर को प्राइम नहीं है तो बनाओगे उसको, ये हमेशा ध्यान में रखना है इस चीज को। अगर एक्स और वाई कोफिशिएंट्स को प्राइम नहीं है ना तो उनको बनाना है, अगर बिना बनाए करोगे तो क्वेश्चन के सोल्यूशन गलत आएंगे। और x में कितना चेंज करना है? जितना y का कोफिशिएंट है, y में चेंज करेंगे जितना x का कोफिशिएंट है, ठीक है जी। चलिए, और पहला सॉल्यूशन आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना है। यहाँ आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगेन x और y नेचुरल नंबर्स हैं, तो 3x + 5y इज इक्वल टू 70। तो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y दे आर 3 एंड 5, सो वो दोनों को प्राइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? देखो 75 का मल्टीपल है, डायरेक्ट मल्टीपल है 75 का, ठीक है ना। 14 5 आर 70 होता है। तो मतलब अगर मैं x को यहाँ पे 0 ले लेता हूँ एक बार,
तो ये 0 हो गया। 0 प्लस 5y मेरा 70 बन रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, y 14 आ जाएगा। बट ये सोल्यूशन हम काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना क्यों, बिकॉज x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे x और y नेचुरल नंबर्स नहीं है, x नेचुरल नंबर नहीं है, y तो है, x नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पे, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब अगेन प्लस साइन चल रहा है, 3x प्लस 5y है, x को इंक्रीज करेंगे y डिक्रीज होगा, या x डिक्रीज होगा y इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे x को डिक्रीज करता हूं तो कितने से करूंगा, जितना कोएफिशिएंट y का है 5, 0 से 5 से डिक्रीज किया तो -5 हो जाएगा। 0 से 5 डिक्रीज किया तो -5 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, x कैन नॉट बी नेगेटिव। x को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, y को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब x कितने से बढ़ेगा, जितना कोएफिशिएंट y का है 5 से, 5 बढ़ा दिया। और y कम करना है कितने से, जितना कोएफिशिएंट x का है 3, तो 14 माइनस 3 11, चेक कर देख लो, 5 पुट करो, x को 15 हो गया, y को 11 पुट करो 55 हो गया, 55 और 15 70 सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, x को और इंक्रीज करते हैं, फिर से 5 से इंक्रीज करेंगे 10 हो जाएगा, ये फिर से 3 से डिक्रीज किया, 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर लो 30 और 40 बन रहा है। ठीक है, इसको फिर इंक्रीज किया 15 हो गया, इसको डिक्रीज किया 5 हो गया, x 5 से बढ़ता जाएगा, y आपका 3 से कम होता जाएगा, ये 20 हो गया और ये 2 हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर सोल्यूशन लिखूंगा, ये 25 होगा, ये -1 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे y नेचुरल नंबर नहीं बन रहा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ यही सोल्यूशन बन रहे हैं आपके पास, 5 11 10 8 15 5 22। कितने सोल्यूशन बने, 4। इसके 4 सोल्यूशन पॉसिबल हैं नेचुरल नंबर्स में। अगर x और y नेचुरल नंबर्स हैं, देन दिस इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। How many integral points on the line 2x plus y is equal to 30 lie in the first quadrant? Again बात कोई यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूँ, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है, तो ये क्वेश्चन वही है जो पिछला क्वेश्चन था, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बोला। ठीक है ना, सिर्फ मतलब एक तरह से कह लो कि आप क्वेश्चन वही बोला गया, लेकिन उसको बताने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, दैट एक्स एंड वाई शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स एंड वाई शुड बी पॉजिटिव, दे शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इंटीग्रल पॉइंट्स की बात हो रही है, इसका मतलब एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आप पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पूछी हुई है, मतलब नेचुरल नंबर पूछा हुआ है। ठीक है, तो फिर से वही वही कहानी है आपके पास, सेम क्वेश्चन बन रहा है आपका, 2x plus y is equal to 30, x and y are natural numbers। क्वेश्चन यही बन गया, x and y they are natural numbers। अब ये फिर से इजी है, अब x को 1 रख दीजिए, x को 1 रखेंगे तो ये 2 हो गया, y आपका 28 हो गया। ठीक है ना, अब x नेचुरल नंबर है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, कम कर नहीं सकते। कितने से इंक्रीज करेंगे, जितना y का कोफिशिएंट है, 1 1 से इंक्रीज करते जाओ, ये 2 हो जाएगा। y कम करना है 2 से, तो ये 26 हो जाएगा। फिर इसको 1 से इंक्रीज किया, इसको 2 से डिक्रीज किया, इसको 1 से इंक्रीज किया, इसको 2 से डिक्रीज किया, चलता रहेगा यहाँ तक। एक बार वैसे देख लेते हैं कि लास्ट में क्या होगा, y कम होता जा रहा है, तो y कम से कम कितना हो सकता है, अगर y को 0 करोगे तो x 15 हो जाएगा, बट y कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो मिनिमम y कितना आएगा, 2 तक जाएगा। 0 रखोगे आप x y को यहाँ पे, तो 2x प्लस 0 आपका 30 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 15 हो जाएगी। दिक्कत क्या है इसमें, इसमें दिक्कत ये है कि y 0 हो गया, y 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो y को क्या रखना पड़ेगा, y अब 2 2 से चेंज हो रहा था ना, 0 से पहले क्या आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो अगर y को 2 रखते हो तो यहाँ 28 हो गया, x आपका 14 बन गया। अब उसने बोला कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से हैं वो नहीं पूछा, कितने पूछा है। सो x 1 से वेरी कर रहा है, कहां तक जा रहा है, 14 तक, 128 226 324 422 टिल 14 2। ठीक है, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि अब कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, x में देखोगे तो 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं टिल 14, तो 14 पेयर्स बनेंगे आपके पास
एक्स और वाई के जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 14 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन सेम था जो पिछला किया हमने, फर्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ उसको बताने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे अलग था। चलिए, यहाँ बोला जा रहा है इफ x and y are two positive integers such that 5x plus 7y is 204, find the difference of maximum possible and minimum possible value of x plus y. Again x and y are two positive integers, वो फिर से नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास इक्वेशन है 5x plus 7y is equal to 204। अब देखो मुझे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से x और y निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब पिछले जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं वहां पे यार एक जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर था वो या तो इस तरफ y का मतलब y के कोफिशिएंट का मल्टीपल था या फिर x के कोफिशिएंट का मल्टीपल था, ये दोनों का था। यहाँ दिक्कत ये है कि 204 ना तो 5 का मल्टीपल है ना ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है ना, अब इसको कैसे हिट एंड ट्रायल से सोचना है, कैसे सोचेंगे कि सबसे पहले कौन सा x या कौन सा y यहाँ पे काम करेगा। उसके लिए देखो बड़ी सीधी सी बात है, मुझे इतना पता है जो भी नंबर यहाँ पे होगा दिस नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना, ये 5 का मल्टीपल होगा, और ये नंबर जो भी यहाँ आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, बिकॉज 7 इंटू वाई कर रहे हो आप। ठीक है, तो 200 से पहले, अब ये सोचो कि 200 से पहले 204 से पहले, सॉरी 204 से पहले 5 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल कौन सा है, किसी एक का भी मल्टीपल आप ले लो। 204 से पहले 5 का मल्टीपल बड़ा इजी दिख जाता है मुझे, 200। सोच के देखो कि अगर ये 200 हो तो ये 4 होना चाहिए तभी 204 बनेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज 4 जो है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। 7y कैन नॉट बी 4, y अगर इंटीजर है तो। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है कि जो नंबर यहां लिखोगे इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, दिस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 200 तो 5 का मल्टीपल है, अब 200 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तभी मुझे 204 मिलेगा, बट 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये काम नहीं करेगा। 200 से पहले मेरे पास 5 का मल्टीपल है 195, अगर ये नंबर 195 बनता है तो कितना ऐड करूंगे 204 बने, इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, बट स्टिल 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये भी वर्क नहीं करेगा। फिर यहां रखा हमने 190, तो यहां कितना रखना पड़ेगा 14। 190 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये काम कर गया, तो ये मुझे पहला सोल्यूशन देगा मुझे मेरा। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ से 5x की वैल्यू 190, तो यहां से x मेरे पास आ जाएगा 38, 150 और 40 38 हो गया, और 7y मेरे पास आ रहा है 14, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये मेरा पहला सोल्यूशन है यार, यहाँ पे x इज इक्वल टू 38 और y इज इक्वल टू 2, ये मेरा पहला सोल्यूशन है। अगर हिट एंड ट्रायल से करना है तो इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, x 38 हो गया और y मेरा हो गया 2। बस बाकी काम तो वही है, x और y कोफिशिएंट 5 और 7 थे, कोप्राइम थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम, क्योंकि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब एक अच्छा एक चीज और है, मैंने यहाँ पे 200 लिखा 5 का मल्टीपल, अब 7 के मल्टीपल से भी चल सकते थे कि 204 से पहले 7 का मल्टीपल कौन सा आता है। ठीक है, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे आप। मैंने 5 से क्यों किया, बिकॉज 5 के मल्टीपल मुझे डायरेक्ट दिखते हैं, वो 200 होगा, 195 होगा, 190 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए मैंने 5x या 5 के मल्टीपल से किया है। आप 7 के मल्टीपल के साथ भी काम शुरू कर सकते थे। अब देखो, अब x में कितना चेंज करेंगे जितना y का कोफिशिएंट है 7, और y में कितना चेंज करेंगे जितना x का कोफिशिएंट है 5। अगर मैं यहाँ पे इनको यार डिक्रीज करता हूँ, मान लीजिए मैं x को इंक्रीज करूं और y को डिक्रीज करूंगा, तो y कितने से डिक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा 5 से, जो कोफिशिएंट ऑफ x है। 5 से इसको डिक्रीज करेंगे तो -3 हो जाएगा, उस केस में y अब नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा। इसका मतलब हम y को डिक्रीज नहीं कर सकते, हमें x को डिक्रीज करना पड़ेगा, x को डिक्रीज करना पड़ेगा और y को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस साइन चल रहा है बीच में, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, x को कम करेंगे y इंक्रीज करेंगे। x कितने से कम होगा, जो y का कोफिशिएंट है 7 से, तो 7 से कम किया 31 हो गया। y बढ़ेगा 5 से, 2 + 5 7 हो गया।
इसको फिर से 7 से कम करो, 38 है, 31 हो गया, 24 हो गया। अब यार एक चीज समझो, मैं चलो एक बार एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ। 2 + 5 7 और +5 12 हो जाएगा ये, ठीक है। हम इसको 5 5 से इंक्रीज कर रहे हैं। हमसे कौन सोल्यूशन पूछ रहा है? हमसे ये तो पूछा नहीं ना कि कौन कौन से सोल्यूशन, नहीं पूछा है। ओके, यहाँ पूछा हुआ है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y, यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ मुझे सब निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पूछा होता ना कितने पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, तो फिर ये y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं, 24 इसी को साथ साथ कम करते जाओ, बस चेक कर लो कितनी वैल्यूज बन रही हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। इस केस में तो x + y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का डिफरेंस पूछा है, तो सारे सोल्यूशन लिख के ही करने पड़ेंगे। चलिए फिर से इसको, इसमें से 7 माइनस कर दिया, 17 हो गया। इसमें 5 ऐड कर दिया, 17 हो गया। 7 माइनस किया 10 हो जाएगा, 5 ऐड किया तो 22 हो जाएगा। 7 माइनस किया तो 3 हो जाएगा, 5 ऐड किया तो 27 हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं इसमें 7 और माइनस करूंगा तो x आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है जी, यही पॉसिबल वैल्यूज आपके पास x और y की बन रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y। x + y की वैल्यू यहाँ पे हो रही है 40, अगर ऐड करोगे यहाँ हो रही है 38, ठीक है। यहाँ हो रही है 36, यहाँ हो रही है 34, यहाँ हो रही है 32, यहाँ हो रही है 30। सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है वो 40 आ रही है, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है वो 30 आ रही है। आपको इनका डिफरेंस पूछा था, इनका डिफरेंस होगा 10, राइट। तो आपसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू x + y की जो आएगी मैक्सिमम, ठीक है, वो 40 आ रही है, और x + y की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30। आपसे इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, सो 10 विल बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। So, यहाँ बोला गया अजय ordered 233 identical balls from the local wholesaler. The wholesaler transported them in the 7 small bags and 18 big bags. Now, due to mishandling, the bags got damaged and all the balls got mixed. So, how many more balls did the big bags have than the smaller ones? ठीक है, तो देखो टोटल उसने 233 आइडेंटिकल बॉल्स को उसने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। दो तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, स्मॉल बैग्स में और 18 बैग बिग बैग्स में, ठीक है ना। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि स्मॉल बैग में एक्स बॉल्स आती हैं और जो लार्ज बैग है उसमें वाई बॉल्स आती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो स्मॉल बैग है इसमें जो बॉल्स आती हैं वो एक्स होती हैं, ठीक है। और जो लार्ज बैग है इसमें जो बॉल्स आती हैं उनका नंबर वाई है, ठीक है। अब उसने 7 स्मॉल बैग्स को यूज किया, तो 7 स्मॉल बैग्स में कितनी बॉल्स आएंगी, एक स्मॉल में अगर एक्स आती है तो 7 में आएंगी 7x। एक लार्ज बैग में अगर y आती हैं तो 18 में आएंगी 18y, ठीक है। इसमें आपका बन गया 233 टोटल। इसमें 233 बॉल्स पूरी पूरी आपको अरेंज करनी है, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे फिर से वही बात, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, बॉल्स हैं, x इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन द स्मॉल बैग्स, y इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच लार्ज बैग, ठीक है। यहाँ पे ना x बॉल्स पर बैग, इसका मतलब पर बैग में जो आ रही है, यहाँ पे जो x और y ले रहा हूँ ये मैं पर बैग ले रहा हूँ, कि स्मॉल बैग में x बॉल्स आ रही है पर बैग और लार्ज में आ रही है y बॉल्स पर बैग। चलिए अब यहाँ देखते हैं यार थोड़ा सा, 233 से पहले 7 का कौन सा मल्टीपल आता है या 18 का कौन सा मल्टीपल आता है वो देख लेते हैं। 18 इंटू 12 216, ठीक है। 216 जो है पहला मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे 18 का। 10 12 से सॉल्व करना पड़ेगा ना। एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है ना। अब 18y 233 से पहले जो 18 का मल्टीपल आता है वो 216 आता है, ठीक है। तो अगर ये 216 है, यहाँ पे तो आपने 18 का मल्टीपल लिख दिया, यहाँ 7 का मल्टीपल होना चाहिए।
216 में कितना ऐड करूं कि 233 हो जाए? 17 ऐड करना पड़ेगा, बट 17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये वाला केस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब 216 से पहले 18 का कौन सा मल्टीपल है? इसमें से 18 माइनस कर दीजिए, 198। 198 18 का मल्टीपल है। ठीक है, और कितना ऐड करूं 198 में कि 233 हो जाए? 35 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 35 जो है ये 7 का मल्टीपल बनता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 7x की वैल्यू यहाँ पे मुझे पहला सॉल्यूशन मिल गया इटर्न ट्रायल से, 7x 35 होगा, x की वैल्यू 5 आएगी और 18y मेरा 198 होगा, तो y की वैल्यू 11 आएगी। x इज 5, y इज 11। अब इसके बाद अगर अगला सॉल्यूशन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है यार, x को चेंज करना पड़ेगा 18 से। कम तो कर नहीं सकता, 5 में से 18 माइनस करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो x को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ेगा? जितना y का कोफिशिएंट है 18, तो 5 प्लस 18 23 हो गया, और y कम करना पड़ेगा 7 से। ठीक है, तो 4 आ गया, 23 एंड 4, ये भी इसका सोल्यूशन है। बट ये सोल्यूशन जो है, दिस सोल्यूशन इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि यार स्मॉल बैग में अगर x बॉल्स आ रही हैं, लार्ज बैग में अगर y बॉल्स आ रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, y की वैल्यू x से बड़ी होगी। y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ही x से बड़ी होगी। छोटे बैग में अगर x बॉल्स आ रही हैं, बड़े में अगर y बॉल्स आ रही हैं, तो y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे x से छोटी हो रही है, सो यही एक पॉसिबिलिटी बनती है। और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मोर बॉल्स डिड द बिग बैग्स हैव देन द स्मॉलर वंस। तो बड़े बैग में हम 11 बॉल्स रख रहे हैं, छोटे में 5 बॉल्स रख रहे हैं, इनका सिंपल डिफरेंस पूछा हुआ है, सो डिफरेंस इनका 6 बन रहा है। 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वेज अ बिल ऑफ ₹180 कैन बी पेड बाय यूजिंग द नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशंस ₹10, ₹20 एंड ₹50 ओनली। अगर हमें यही 3 डिनोमिनेशन के नोट्स यूज करने हैं तो ₹180 का बिल हम कितने तरीके से पे कर सकते हैं? ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ₹10 के हमारे पास एक्स नोट्स हैं, ₹20 के हमारे पास वाई नोट्स हैं, और ₹50 के हमारे पास जेड नोट्स हैं। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। कितने तरीके से हम ये बिल पे कर पाएंगे? अब अगर ₹10 के एक्स नोट हैं तो ये 10x रुपीज पे हो जाएंगे। फिर ₹20 के अगर वाई नोट्स हैं तो 20y रुपीज पे हो जाएंगे, और इसी तरीके से 50z रुपीज पे हो जाएंगे। इसमें हमने टोटल ₹180 पे करने हैं। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हमें ना केसेस बना के करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। XYZ दीज आर द नंबर ऑफ नोट्स, तो ऑब्वियस सी बात है बाय डिफॉल्ट ही ये नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे या होल नंबर्स बन जाएंगे, जीरो भी हो सकता है ना। तो ₹10 के अगर x नोट हैं, x इज द नंबर ऑफ नोट्स, ₹20 के y नोट्स हैं, ₹50 के z नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स हैं तो नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो जीरो हो सकता है, कि लिखा नहीं हुआ यहाँ पे कि आपको हर डिनोमिनेशन का एक नोट यूज करना ही है, ऐसा लिखा नहीं है, तो इट कैन बी जीरो आल्सो। अब यहाँ पे देखो केसेस बना के देखना पड़ेगा हमें, और कोई तरीका नहीं है, केसेस ही बनेंगे यहाँ पे। z की मैक्सिमम वैल्यू, अब z को लेके चलते हैं बिकॉज z का कॉफिशिएंट सबसे बड़ा है 50। ठीक है ना, तो ये अगर z को हम z की वैल्यू पुट करके फिर इक्वेशन बनाएंगे ना, तो कम इक्वेशन बनेंगी, कम जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट सबसे बड़ा है। z की वैल्यू 4 नहीं आ सकती, सोच के देखो, 4 होगा तो यही 200 बन जाएगा, z को 4 पुट करोगे, नॉट पॉसिबल। तो z की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ सकती है। अगर z की वैल्यू 3 है तो यहाँ कितना बन गया, 10x प्लस 20y। ठीक है, और ये हो गया 150 इज इक्वल टू 180, राइट। तो यहां से मेरे पास बन जाएगा 15 इंटू 3 150 है, ये हो गया 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, 10x प्लस 20y मेरा यहाँ 30 बन गया, 10 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 2y मेरे पास 3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 180 माइनस 150 30 हो गया, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 2y मेरे पास 3 हो गया। इसके सोल्यूशन ढूंढने हैं मुझे। ठीक है, अब यार फिर से बात वही है, कितने सोल्यूशन बनेंगे x और y के?
अगर आपने y को 0 पुट कर दिया, x आपका 3 हो जाएगा, तो x 3 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। y 0 हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना। y 0 पुट कर दिया, x आपका 3 हो जाएगा। अब x को आपको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा। y ऑलरेडी 0 है, 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकता वो। अब आपको x कम करना है, कितने से कम करना है? जितना y का कोफिशिएंट है 2 से, तो 2 से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। और y को बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है? जितना x कोफिशिएंट है 1 से, तो 1 और 1, 3 0 और 1 1। अब इसके बाद x और अगर कम करना होगा तो फिर से 2 से कम होगा, है ना। 3 से आपने 2 कम करके 1 बना दिया, यहां से 2 कम करेंगे तो -1 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, दो तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हो आप। अब यहाँ पे ना सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं ये नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कितने सॉल्यूशंस हैं। तो मैं सिर्फ अगर x को भी कम करता जाऊं, देख लूं कि x कम होकर कहां तक जा सकता है, उतने मुझे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि y मेरे पास बढ़ेगा, 0 1 2 वो इंक्रीज करेगा, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब z को रखते हैं 2। अगर z को 2 रखा तो क्या बनेगा? यहाँ पे 10x प्लस 20y, और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 10x प्लस 20y बन गया 80, और x प्लस 2y बन गया 8। अब देखो, अगर y को 0 पुट किया, अगर आपने y को 0 पुट किया, x 8 हो जाएगा। अब x को कम करते जाना है 2 2 से, y को इंक्रीज करते जाना है 1 1 से। 8 से 2 कम किया 6 हो गया, और ये 1 हो जाएगा। 2 कम किया 4 और ये 2 हो जाएगा। 2 कम किया 2 और ये 3 हो जाएगा। 2 कम किया 0 और ये 4 हो जाएगा। ये पॉसिबल है। ये कितने बने? 1 2 3 4 5, तो 5 सॉल्यूशन यहाँ बन गए। 5 यहाँ बन गए, 2 यहाँ बने थे, ठीक है। z को अगर आपने पुट किया 1, तो यहाँ बनेगा 10x प्लस 20y। अब डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको। 1 पुट किया 50 हो जाएगा, 180 माइनस 50 आपका 130 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x प्लस 2y की वैल्यू 13 लिखोगे, ठीक है। अब आपने अगर x y ढूंढना है, तो y को 0 पुट किया, x आपका बन गया 13। तो ये 13 0 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? आपके पास x 13 होगा, फिर 11 बनेगा, फिर 9 बनेगा, ठीक है। ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। जब x आपका 1 होगा तो y आपका 6 बनेगा, लास्ट में 1 और 6 बनेगा, 1 और 6 बनेगा, ठीक है ना। सो y को 0 पुट किया हो आपने, x 13 बन गया। y को 6 पुट करेंगे तो x आपका 1 बनेगा, 1 तक जा सकता है। तो कितनी वैल्यूज ले रहा है x? 13। कितनी ले रहा है वैल्यूज? 13 ले रहा है, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और 1। सो 3 2 5 और 2 7। तो यहाँ पे 7 सोल्यूशन यहाँ पे आएंगे, 7 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और z कैन बी 0 आल्सो। अगर z 0 है तो ये टर्म 0 होगी आपकी। आपके पास बन गया 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपको मिल गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब x कितनी वैल्यूज ले सकता है यहाँ पे? चेक करो। y को 0 पुट किया, x आपका 18 हो जाएगा। 18 0 से लेके अब 2 2 से कम करते जाएंगे फिर से, ठीक है ना। 18 0 होगा, 16 1 होगा। y को आपको एक एक से इंक्रीज करना, ध्यान रखना। 16 1 होगा, 14 2 होगा, 12 3 होगा, 10 4 होगा, 8 5 होगा, ठीक है। 6 6 होगा, चेक करो। 12 और 6 18 हो गया, ठीक है। 4 7 होगा, 2 8 होगा, या 0 5 6 7, ठीक है। 9 आएगा यहाँ पे ना, 0 9 आ जाएगा। 0 और 9 लास्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ बने आपके पास। तो टोटल कितने बने हमारे पास? अब z की वैल्यूज यही पॉसिबल है, 0 1 2 3, और तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो दो वैल्यूज, दो सोल्यूशन यहाँ बन रहे हैं, प्लस 5 इस केस में बन रहे हैं, प्लस 7 यहाँ बन रहे हैं, प्लस 10 यहाँ बन रहे हैं। तो टोटल बन गया मेरे पास 17 और 7 24। 24 वेज में हम ये बिल पे कर सकते हैं बाय यूजिंग द नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन
₹10, ₹20 and ₹50 ओनली, राइट जी। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए यार आपको केसेस बनाने ही पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे क्वेश्चन कैट में पास में आ चुके हैं, तो है डुएबल कैटेगरी का, नो डाउट, बट यहाँ पे आपको केसेस ही बनाने पड़ते हैं। बाकी एक काम आप आसान कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा 13 के बाद देखा 1 तक जाएगा, तो बीच की वैल्यूज लिखी नहीं मैंने, तो ये आप डायरेक्टली इस तरह से काउंट कर सकते हो। ये वैल्यूज यहाँ पे पूरी लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, मैं यहाँ भी काउंट कर सकता था कि एक्स आपका 18 से लेकर 0 तक वेरी करेगा, क्योंकि 18 आ गया ना पहला आपका, दो दो से कम करते जाना है तो कितनी वैल्यूज आएंगी आपके पास 18 से लेके, अब 18 16 ये सब 2 के मल्टीपल हैं, 18 तक 2 के 9 मल्टीपल होते हैं, एक जीरो आ जाएगा, 10 सोल्यूशन बन गए। तो विदाउट राइटिंग द सॉल्यूशंस इन एक्चुअल, ठीक है, हम वैसे भी इनको काउंट कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए, अब इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो यहां बोला गया अ टेस्ट हैज 50 क्वेश्चंस, ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्स 2 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, -1/2 for wrong and -1/3 for not attempting the question. Now, if the net score of a student is 60, the number of questions answered correctly by that student cannot be more than. All right. तो उनको टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे मैं जो इक्वेशन बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, क्या क्या वेरिएबल यूज करोगे आप। 50 क्वेश्चंस है आपके पास, एक तो आएगा वेरिएबल करेक्ट आंसर्स के लिए, एक वेरिएबल आप यूज करोगे रॉन्ग आंसर्स के लिए, और एक वेरिएबल आप यूज करोगे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जो करेक्ट आंसर उसने दिए उनका नंबर x था, जो रॉन्ग आंसर उसने दिए उनका नंबर y था, यानी कि y क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो थे दे वर लेट्स से z, ठीक है। तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, एक तो दिया हो गया कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 50 हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स और अनअटेम्प्टेड यही पॉसिबिलिटीज है, तीन है ना, तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो क्वेश्चन करोगे तो ठीक होगा, नहीं तो गलत होगा, नहीं तो छोड़ दोगे आप उसको। तो x प्लस वाई प्लस 50, ये मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी बन रही है, पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कहां से आएगी, सेकंड आएगी जो मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं 60, ठीक है ना। सो x, अब देखो एक क्वेश्चन ठीक करने पे 2 मार्क्स मिलते हैं, तो x क्वेश्चन ठीक करने पे 2x मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन ठीक करने पे 2 नंबर मिलते हैं, x ठीक करने पे 2x मार्क्स मिलेंगे, एक गलत करने पे हाफ नंबर कट जाता है, तो y गलत करने पे y/2 मार्क्स कट जाएंगे, और एक अनअटेम्प्ट छोड़ने पे 1/3 मार्क्स कटते हैं, तो z अनअटेम्प्ट छोड़ने पे -z/3 मार्क्स कट जाएंगे। सो ये मेरे पास टोटल मार्क्स आएंगे, और वो कितना दे रखा है, वो 60 दे रखा है मुझे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नंबर्स को रैशनल फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में लेके जाते हैं। सो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन गया 12x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 360, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो उसने क्वेश्चंस करेक्ट करे होंगे ना, दे कैन नॉट बी मोर देन, जो क्वेश्चन उसने करेक्ट करे हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कैन नॉट बी मोर देन का मतलब है मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम क्यों पूछ रहा है, अगेन मैक्सिमम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यूनिक आंसर नहीं आएगा। उसका रीजन, मेरे पास दो ही इक्वेशन बन पा रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दो इक्वेशन बन पा रही हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, तो मैं इनको इनका यूनिक आंसर्स एक्स और वाई और जेड का नहीं निकाल सकता, ठीक है। देयर विल बी मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो करेक्ट आंसर है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कैन नॉट बी मोर देन मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अगर मुझे एक और कंडीशन दे दी होती, ठीक है, एक और एक्स वाई जेड में मैं इक्वेशन बना पाता, फिर ये मैक्सिमम वाला केस बनता ही नहीं, फिर तो एग्जैक्ट एक्स आता, वाई आता और जेड आता, ठीक है। तो अभी एक्स वाई जेड एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, रीजन बीइंग इक्वेशंस कम है और वेरिएबल ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन इस फॉर्म में आया हुआ है। चलिए, अब इसके बाद यार मुझे करना ही है, मुझे अभी हमने जो पढ़ा है पीछे, ठीक है ना, जो हमने अभी तक डिस्कशन करके आए हैं, कुछ इस तरह के जो सॉल्यूशंस हम सॉल्व कर रहे थे, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, वो दो वेरिएबल्स के लिए थी, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं,
तो मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक्स को एलिमिनेट करना है, वाई को करना है, जेड को करना है, कोई रूल नहीं है ऐसा। आप जिस वेरिएबल को चाहो एलिमिनेट कर सकते हो। बस कोशिश ये करो कि जिसके बारे में पूछा गया उसको रख लो। अगर उसको भी एलिमिनेट कर दोगे दिक्कत नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स पूछे हैं, कितने हो सकते हैं, करेक्ट आंसर्स आपके एक्स हैं, तो अगर आप एक्स को भी एलिमिनेट कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ता है, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा बनते हैं, क्योंकि आप वाई जेड निकाल रहे हो, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एक्स निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अगर जिंदगी में मतलब इसमें थोड़ा सा आसान रहना है तो क्या करो, जिसके बारे में पूछा गया है ना उसको रख लो, एक्स को रख लो। वाई जेड में जिसके बारे में दिल करता है उसको एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जेड को एलिमिनेट कर देते हैं। जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 2z। मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 100। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड किया तो बन गया 14x माइनस वाई इज इक्वल टू 460। ठीक है, 14x माइनस वाई इज इक्वल टू 460। अब यार इसको सॉल्व करना है मुझे, 14x माइनस वाई इज इक्वल टू 460 को। अब ध्यान रखना बीच में माइनस साइन आ रहा है, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ठीक है, y कोफिशिएंट 1 है, x का 14 है, को प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इतना पता है कि जब y इधर आएगा ना तो 14x बनेगा 460 प्लस y ऐड करके ये नंबर मेरा जो होना चाहिए 460 में y ऐड करके ये नंबर मेरा 14 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे देखना है कि 460 के बाद 14 का मल्टीपल कौन सा आता है। तो एक काम करते हैं, 460 को 14 से डिवाइड करके देखते हैं। 14 3 जार 42, 4 बचा 40। यहाँ 40 की जगह अगर 42 होता तो ये डिवाइड हो जाता। कहने का मतलब 460 के बाद 14 का जो मल्टीपल होगा वो 462 होगा। तो 462 बनाने के लिए ये वैल्यू 2 होनी चाहिए। मतलब 460 प्लस 2 करूंगा मैं, y को 2 रखूंगा तो ये 462 हो जाएगा। तो 14x मेरा, अगर 14x की वैल्यू मेरी 462 आ रही है, x की वैल्यू मेरी 33 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से मुझे पहला सोल्यूशन मिल गया x और y में। x और y में मुझे पहला सोल्यूशन मिल गया। x मेरा आ गया 33, y मेरा आ गया 2। x 33 हो गया, y 2 हो गया। ठीक है जी, 33 प्लस 2 35। टोटल कुछ कितने क्वेश्चंस हैं, 50 है। मतलब बाकी 15 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट होंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि x आपके 33 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट थे, 2 क्वेश्चंस आपके गलत थे और 15 क्वेश्चंस आपके ठीक थे। अब सॉल्व तो मैं इसी को कर रहा हूँ ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला था, अगर बीच में माइनस साइन है दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे। हमें तो इनको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि मुझे देखना है कि मैक्सिमम मैं कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर सकता हूं, मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर सकता हूं। सो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस को मुझे मैक्सिमाइज करना है, एक्स को मुझे इंक्रीज करना है। अगर एक्स इंक्रीज करेंगे तो वाई भी करेगा। एक्स कितने से इंक्रीज करेगा यार, एक्स करेगा जितना वाई का कॉफिशिएंट है 1, तो एक्स को 1 से इंक्रीज कर सकते हो। वाई कितने से करेगा, जितना एक्स का कॉफिशिएंट है वो 14 है, एक्स को वाई को 14 से बढ़ाना पड़ेगा। एक्स को 1 से इंक्रीज किया तो 34 हो गया, y को 14 से इंक्रीज किया, 14 प्लस 2 16 हो गया। इस केस में देखो 50 यही बन गया, 34 और 16। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 50, 50 से ऊपर टोटल नहीं जाना चाहिए आपका। ठीक है ना, तो इसमें आपका 50 यही बन गया। इसका मतलब यहाँ पे अनअटेम्प्टेड 0 है। तो एक केस ये भी हो सकता है कि 34 क्वेश्चंस ठीक कर दिए, 16 गलत कर दिए और अनअटेम्प्ट कोई नहीं छोड़ा हुआ, तब भी आपको 60 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद सोल्यूशन बनेगा 35, एक्स को बढ़ाया 1 से 35, इसको बढ़ाया 14 से 30। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आपके 50 से ऊपर चले गए। 35 प्लस 30 65 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। सो यहीं पे 34 और 16 50 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए। राइट, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 34 आ सकती है मैक्सिमम। राइट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 34। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए, आई होप ये सबको समझ आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है अगेन।
अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन हैं, वही बात ठीक करने का एक -1/3 फॉर रॉन्ग, -1/4 फॉर अनअटेम्प्टेड। रजत ने टेस्ट दिया, 80 मार्क्स आए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो अनअटेम्प्ट छोड़ सकता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम जो करेक्ट कर सकता है, इसमें क्या है, मैक्सिमम जो वो अनअटेम्प्ट छोड़ सकता है। ठीक है, तो फिर से वही, मान लीजिए जो करेक्ट आंसर्स हैं वो x हैं, जो रॉन्ग हैं वो y है, और जो अनअटेम्प्टेड है मान लीजिए वो z है। तो x क्वेश्चन ठीक किए, y रॉन्ग किए, z अनअटेम्प्टेड है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 100 है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे 100 दे रखी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ठीक करने का 1 नंबर मिलता है, तो x ठीक करने के x मार्क्स मिलेंगे। एक गलत करने पे 1/3 कटता है, तो -y/3 कट जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 नंबर कटते हैं, y गलत करने पे -1/3 इंटू वाई, मतलब -y/3 हो जाएगा। एक अनअटेम्प्ट छोड़ने पे 1/4 नंबर कटते हैं, तो z अनअटेम्प्ट छोड़ने पे -z/4 होगा। इस पे उसके मार्क्स हो गए 80। अब यहाँ फिर से 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12x -4y -3z इज इक्वल टू हो गया 960। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, अगेन किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको करें, अगेन बात हुई, जिसको मर्जी करो, आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि यहाँ बोला गया है कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस वो अनअटेम्प्ट छोड़ सकता है, मतलब आपको z की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, तो z को रख लेते हैं यार, z रख लेते हैं। ठीक है, और x को एलिमिनेट करना है, x को कर दीजिए, y को करना है, y कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। x कर देते हैं एलिमिनेट। x करने से क्या होगा, थोड़ा सा मुझे लगता है काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर y एलिमिनेट करूंगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ अच्छा, उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे सब, अगर x को एलिमिनेट करता हूं तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। गुड है। y को करता हूं तो फिर ऐड करना पड़ेगा, मतलब इनको ऐड करना पड़ेगा, इधर नंबर बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, y, क्योंकि अगर y एलिमिनेट करता हूं मैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 400 हो जाएगा। 400 और 960 ऐड करने पड़ेंगे, तब y एलिमिनेट होगा, है ना। x को एलिमिनेट करूंगा तो साइन सेम है, 12x और 12x, फिर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इधर वैल्यू छोटी आएगी। तो x को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन। 12 से करेंगे तो कितना हो गया, 12x प्लस 12y प्लस 12z इज इक्वल टू 1200। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। 12y माइनस -4y 16y हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया 15z इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो 40 और 240 हो गया आपके पास, 240 बन गया। ठीक है ना, तो 16y प्लस 15z इज 240। अब मुझे यहाँ पे y और z ही सॉल्व करना है। z मुझे क्या करना है, मैक्सिमम रखना है यहाँ पे, तो y को मिनिमम रखना पड़ेगा। ऑल राइट, 16, अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x y और z। ठीक है, फिर बात वही है, 240 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो मल्टीपल है 15 का पूरा पूरा। देखो 240 जो है, इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 16 बनता है। ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैं y को 0 रख दूं, यहाँ पे y को 0 रख दूंगा, यहाँ 0 हो गया, प्लस 15z इस 240 हो गया, तो z की वैल्यू यहाँ से आ गई 16, z बन गया 16। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे, टोटल इनका कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 100। तो 16 यहाँ पे है, 84 यहाँ हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 84 हो जाएंगे। इसका मतलब अगर वो 84 क्वेश्चन करेक्ट करता है, 16 गलत करता है, 16 अटेम्प्ट छोड़ता है, तो उसका स्कोर 80 हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, 16 का 1/4 4 हो गया, 4 नंबर कट जाएंगे, 84 में से 80 आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे देखो जरा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन को, 16y प्लस 15z। अब यार मुझे, मैं y को कम तो कर नहीं सकता, y तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, y को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम, इस वाली इक्वेशन को। y कम क्यों नहीं कर सकते, y कम करेंगे तो 15 से कम करना पड़ेगा। y 15 से कम करने का मतलब y नेगेटिव हो जाएगा। अब y तो उसने जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो है ना, जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। एक्स वाई जेड इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर अटेम्प्टेड
और अनअटेम्प्टेड करेक्ट है, रॉन्ग है या अनअटेम्प्टेड है, तो उनका नंबर नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, y 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो y को इंक्रीज ही करना पड़ेगा। अगर मैं y को बढ़ाता हूं तो z कम हो जाएगा, y को बढ़ाओगे z कम हो जाएगा। y कितने से बढ़ेगा? 15 से, तो 15 बढ़ाओगे इसको, z कम होगा 16 से, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 85 हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। 85 क्वेश्चन उसने ठीक किए, 15 गलत किए, हर गलत के लिए 1/3 कट गए मार्क्स, 5 नंबर कट गए, 85 माइनस 5 80 बन गया। बट दिस इज नॉट अ वैलिड सोल्यूशन। क्यों? सोल्यूशन तो वैलिड है बट यहां से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट ही विल लीव अनअटेम्प्टेड। यहाँ पे 0 अनअटेम्प्ट छोड़ रहा है, यहाँ पे 16 अनअटेम्प्ट छोड़ सकता है, मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 छोड़ेगा या सीधे ही 16 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ेगा। मैक्सिमम पूछा हुआ है तो आंसर इज 16। ठीक है, मिनिमम पूछा होता तो 0 ऑप्शन 1 हो गया होता। ठीक है जी, चलिए इस तरह के क्वेश्चन कैट में आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर से पेन पेंसिल रेजर, लास्ट क्लास के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है बट वो थोड़ा डिफरेंट था। सो यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹2, वन इरेजर इज ₹3, वन पेन इज ₹5। रुद्रा परचेज्ड अ टोटल ऑफ 30 पेंसिल्स पेन्स एंड इरेजर्स टुगेदर विद एटलीस्ट वन आइटम ऑफ ईच टाइप। तो यहाँ पे पेन पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट दे रखी है, टोटल अमाउंट जो उसने स्पेंड किया वो ₹100 स्पेंड किया, कितने मैक्सिमम इरेजर्स वो परचेज कर सकता है, कितने मैक्सिमम इरेजर्स को परचेज कर सकता है। तो कितने कितने परचेज किए पता नहीं, मान लीजिए जो पेंसिल्स उसने परचेज की हैं, एक्स पेंसिल्स परचेज की उसने, इरेजर उसने परचेज किए मान लीजिए वाई, और पेन उसने परचेज किया जेड। और ध्यान रखना एक्स वाई जेड तीनों ही ग्रेटर देन 0 हैं, क्योंकि उसने हर टाइप का एक एक आइटम जरूर परचेज किया है। टोटल कितना परचेज किया है? 30 आइटम परचेज किए हैं इन टोटल, ठीक है। सो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 30 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 30 बन रही है आपके पास। अब दूसरा इक्वेशन कहां से आएगी, जो उसको उसने टोटल पैसा स्पेंड किया उसके ऊपर बनेगा। अब एक पेंसिल 2 रुपए की है तो एक्स पेंसिल के लिए खर्च करेगा 2x रुपीज। एक इरेजर 3 रुपए का है तो 3y यहाँ खर्च करेगा, और एक पेन 5 रुपए का है तो 5z रुपीज यहाँ खर्च करेगा। टोटल खर्च कर दिया उसने 100 रुपीज, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस अगेन तीन वेरिएबल्स हैं, इसीलिए क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि मैक्सिमम कितने इरेजर परचेज कर सकता है, क्योंकि अगेन बात वही है, दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल ज्यादा हैं। तो मैं अगर आपको याद हो, पिछले जो पिछली क्लास थी उसके अंदर पूछा जा रहा था कि 2x प्लस दो दो पेंसिल्स एक इरेजर 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी वगैरह वगैरह, उस तरह के क्वेश्चंस थे। जब मैंने कहा था इसको m और n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन अलग थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स की कितनी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ बोला कितने इरेजर्स वो मैक्सिमम परचेज कर सकता है, तो यहाँ हमें निकालना है y की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है वो निकालना है मुझे। देखो मैक्सिमम इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशंस कम है। अगर मेरे पास एक इक्वेशन और दे दी जाती, कुछ और कंडीशंस होती जिससे एक और इक्वेशन मुझे मिल जाती, तो फिर मेरे लिए काम आसान था यार, फिर तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर लेते, फिर मिनिमम मैक्सिमम की बात ही नहीं थी कुछ भी, फिर तो एक्स भी यूनिक आ गया होता, वाई भी आ गया होता, जेड भी आ गया होता, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे, अगेन इसको जो पहले करते आ रहे हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बनाने में, उसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। किसको करें? अगेन जिसको मर्जी करो, बट क्योंकि इरेजर पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इरेजर पूछा है तो वाई रख लो, वाई के बारे में पूछा है तो वाई रख लो, एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। चलो उसके लिए क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करने को आप z को भी कर सकते हो एलिमिनेट। सो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। सो 2 माइनस 3 कर दीजिए, सेकंड माइनस थर्ड, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3y माइनस 2y y हो जाएगा, 5z माइनस 2z 3z हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। ठीक है ना।
2 से मल्टीप्लाई किया, 2x 2y 2z 60 हो गया, सब्ट्रैक्ट करा, 3y माइनस 2y y, 5z माइनस 2z 3z और 40। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे y को मैक्सिमम करना है, तो z शुड बी मिनिमम। एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे, सोल्यूशन बहुत बनेंगे हमारे पास। ठीक है, बहुत सोल्यूशन बनेंगे। एक काम करके देखते हैं कि y अगर मैक्सिमम रखना ही है मुझे, तो मैं मान लेता हूँ यार एक बार के लिए कि y की वैल्यू x और z दोनों से ज्यादा है। आई एम नॉट श्योर कि होगी कि नहीं होगी, मैं पक्का नहीं कह सकता, बट मैंने ये अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया। क्यों ज्यूम किया? क्योंकि यहाँ मैं नहीं चाहता मैं बहुत सारी वैल्यूज यहाँ फिल करूँ एक्स वाई जेड के, वाई और जेड के लिए। ठीक है, बहुत सारे हिट एंड ट्राइल्स लगाऊं, वो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक बार के लिए ज्यूम कर लिया। अगर ये ठीक होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक होगा फिर हम कोई और सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने अपनी सॉल्यूशंस को कम करने के लिए मैंने ये अज्यूम कर लिया कि अगर y को मुझे मैक्सिमम ही करना है, y का नंबर मैक्सिमम ही रखना है, तो क्यों ना मैं ये मान लूं यार कि उसने जो y नंबर ऑफ इरेजर्स खरीदे हैं उनका उनका नंबर पेन और पेंसिल्स दोनों के टोटल से ज्यादा है। अगर y को मैक्सिमम ही रखना है तो मैंने उस चीज को यूज किया है। नो, ये चीज यहाँ पे दी नहीं हुई है, ये मेरी एजम्पशन है। अगर ठीक हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो छोड़ देंगे इसको। ठीक है, सो y मैंने मान लिया इज ग्रेटर देन x प्लस जेड। दोनों तरफ y ऐड करते हैं तो 2y इज ग्रेटर देन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दोनों तरफ मैंने y ऐड कर दिया, तो ये मुझे पता है दिस इज 30, सो 2y इज 30, तो y इज ग्रेटर देन 15। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि y तो वैसे ही मुझे मैक्सिमम करना है, तो अगर y को मैक्सिमम करना है, अगर y मैक्सिमम है, तो अगर y की वैल्यू नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स दोनों से ही ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 15 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको 15 से ऊपर रख के देखते हैं। ठीक है, y और z 15 से ऊपर रख के देखते हैं इसको। x यहाँ लिख दिया, 15 से ऊपर इसको 16 रख दिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे y को 16 रखता हूँ, 16 रखता हूँ, 16 प्लस 3z इज 40, तो 3z की वैल्यू मेरे पास आ गई 24, z मेरे पास आ गया 8। इस केस में z की वैल्यू 8 आएगी। अब मुझे y इंक्रीज करना है, ध्यान रहे y, अच्छा इस केस में 16 और 8 24 और ये 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ पेंसिल्स आपके पास 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड का टोटल 30 है, ये 30 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। अब मुझे y को इंक्रीज करना है। ठीक है, y को इंक्रीज करना है, तो अगर इंक्रीज करना है तो फिर कितने से करेंगे इंक्रीज? जितना कॉफिशिएंट z का है वो 3 है, तो 16 प्लस 3 19। और z को कितने से कम करेंगे इस केस में? क्योंकि हम सोल्यूशन देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अगर y को इंक्रीज करूंगा तो 3 से करूंगा, z को डिक्रीज करूंगा तो 1 से करूंगा। जो y के कॉफिशिएंट है 1 से डिक्रीज किया 7 हो गया, 19 प्लस 7 26, उस केस में x 4 हो जाएगा। अगला सोल्यूशन कैसे आएगा? इसको फिर से 3 से बढ़ा दो, 22 हो गया। इसको फिर से कम कर दीजिए 1 से, 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ाया फिर से हमने, 25 हो गया। इसको कम किया, ये 5 हो गया और ये 0 हो गया। ये भी सोल्यूशन बन रहा है इसका। बट इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसके अंदर x मेरा 0 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। x 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बोला है दैट ही हैज बॉट एटलीस्ट वन आइटम ऑफ ईच टाइप। अगर ये चीज ना होती लिखी हुई कि हर टाइप का एक चीज उसने खरीदी है, तो ये वाला सोल्यूशन भी पॉसिबल था। बट क्योंकि उसने हर टाइप का एक चीज खरीदा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ सकती है। तो अगर y मैक्सिमम पूछा है कितना होगा, सो y की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी 22, वो 22 आएगी। ठीक है, उस केस में वो 6 पेन खरीदेगा साथ में और 2 खरीदेगा पेंसिल्स, उसका टोटल अमाउंट 100 बन जाएगा उस केस में। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये मैंने अपनी अजम्पशन लगाई थी, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था मुझे। ये क्यों लगाया मैंने? ताकि मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएं। मैंने ये अज्यूम किया था कि अगर यार मुझे y को मैक्सिमम ही करना है, तो मैं क्यों ना ये मान के चलूं कि y जो नंबर ऑफ इरेजर्स हैं उनका जो नंबर है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स और पेन से ज्यादा है, दोनों का टोटल से ज्यादा है। ये मैंने अज्यूम किया। अगर ये वर्क नहीं करता, ऐसे मेरा सोल्यूशन नहीं बनता, तो मैं इसको स्किप कर देता, फिर हम बाकी हिट एंड ट्रायल लगाते। अभी ये काम कर गया तो अच्छी बात है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 22, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 22 आएगी। सो वेल,
दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। ठीक है, आई होप कि जो भी हमने इसमें डिस्कस किया है कि सोल्यूशन कैसे निकालने हैं, कैसे इक्वेशन के साथ हैंडल करना है, इक्वेशन को हैंडल करना है जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हो, खास करके जब एक सिंगल इक्वेशन हमारे पास फाइनली बन रही हो इस तरह की, तो किस तरह से हमने एक्स और वाई को चेंज करना है। बेसिकली ये इस सेशन का जो मेन टॉपिक था, राइट। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको लीनियर इक्वेशंस के अंदर कैट में और बाकी एग्जाम में बार बार मिलते रहेंगे, राइट। आई होप ये सेशन आपको जो भी इसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।